आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने 1947 में एक नए आज़ाद हुए देश को झकझोर कर रख दिया था। हम भारतीय कौन हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं था। नहीं, ये एक जमीनी हकीकत थी। मतलब लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल था। सही कहा। जब देश का बंटवारा हुआ तो सरहदें सिर्फ नक्शों पर नहीं, लोगों के दिलों और घरों के बीच खिंच गईं। तो उस उथल-पुथल में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही था कि इस नए देश भारत का नागरिक कौन होगा, किसे यहाँ रहने का, वोट देने का और इस देश को अपना कहने का हक मिलेगा। एग्जैक्टली। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का भाग 2 लिखा। हमारे पास जो स्रोत है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक इन्हीं नियमों का विश्लेषण करते हैं। हाँ। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना है कि कैसे भारत ने उस अराजकता के बीच अपनी पहचान को परिभाषित किया। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए हमें उस समय की उथल-पुथल को महसूस करना होगा। कोई स्पष्ट नियम नहीं थे, सब कुछ मतलब अनिश्चित था। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच सबसे आसान और सबसे बुनियादी नियम क्या था? मतलब 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ, कौन था जिसे बिना किसी सवाल के भारत का नागरिक मान लिया गया? तो ये हमें मिलता है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5। हाँ, ये सबसे सीधी और सरल स्थिति को संभालता है। इसे आप नागरिकता की डिफॉल्ट सेटिंग कह सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग, अच्छा। इसके तहत उस दिन हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया जिसका भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल था, और साथ ही 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। और वो 3 शर्तें क्या थीं? या तो वो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। अच्छा, तो ये एक तरह की सुरक्षा जाली थी उन लोगों के लिए जो पहले से ही यहाँ थे और भारत को ही अपना घर मानते थे। हाँ, इसने एक बड़ी आबादी को तो तुरंत नागरिकता दे दी। ये उन लोगों के लिए था जिनकी स्थिति में कोई संदेह नहीं था। लेकिन भारत की कहानी उस समय इतनी सीधी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो बंटवारे से पैदा हुई स्थिति थी। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, वे शरणार्थी थे, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उनके लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की? इसके लिए अनुच्छेद 6 बनाया गया। ओके, जो खास तौर पर पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए था। यहाँ संविधान निर्माताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख तय की, 19 जुलाई 1948। 1 मिनट, 19 जुलाई 1948, ये तारीख इतनी खास क्यों है? देखिए, ये एक प्रशासनिक तारीख है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। स्रोत बताते हैं कि इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच प्रवास को नियंत्रित करने के लिए परमिट सिस्टम लागू किया गया था। अच्छा, परमिट सिस्टम। हाँ, इस तारीख से पहले आना जाना अनियंत्रित था, एक तरह की अराजकता थी। तो कानून ये बनाया गया कि जो कोई भी इस तारीख से पहले भारत आ गया था, उसे स्वतः ही नागरिक मान लिया जाएगा। बस एक शर्त पे। हाँ, बशर्ते उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। और जो लोग इस तारीख के बाद आए, उनका क्या? जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए, उनके लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग थी। उन्हें एक अधिकारी के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना था, रजिस्ट्रेशन करवाना था। और आवेदन करने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। तो ये तारीख सिर्फ एक प्रशासनिक रेखा नहीं थी, या अराजकता पर नियंत्रण स्थापित करने का एक प्रयास था। आपने बिल्कुल सही समझा। ये भीड़ को एक व्यवस्थित आबादी में बदलने की कोशिश थी। ये कहना था कि अब यहाँ एक सरकार है, एक कानून है। ये तो हुई पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात, लेकिन इसका उल्टा भी हुआ होगा। मतलब ऐसे भी लोग थे जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, और फिर उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलती कर दी है। हाँ, और ये उस समय की मानवीय जटिलताओं को दिखाता है। क्या संविधान ने उनके लिए वापसी का कोई दरवाजा खुला रखा था? रखा था। अनुच्छेद 7 इसी स्थिति को संभालता है। यह कहता है कि जो कोई भी 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मतलब जाने वालों के लिए नागरिकता का दरवाजा बंद? लगभग बंद, लेकिन एक खिड़की खुली रखी गई थी। अच्छा। अनुच्छेद 7 यह भी कहता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति पुनर्वास परमिट लेकर भारत वापस लौटता है, तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। परमिट फॉर रीसेटलमेंट। हाँ, यह परमिट उन लोगों को दिया जाता था जो स्थायी रूप से बसने के इरादे से लौट रहे थे। यह दिखाता है कि संविधान निर्माता कठोर होने के साथ साथ मतलब मानवीय भी थे। समझ गई। वे जानते थे कि लोगों ने शायद घबराहट में फैसले लिए होंगे। बिल्कुल।
तो अब तक हमने उन लोगों की बात की जो भारत के अंदर थे या बंटवारे की वजह से सीमा पार कर रहे थे। लेकिन भारत की कहानी तो दुनिया भर में फैली हुई थी। लाखों भारतीय मूल के लोग पीढ़ियों से दूसरी जगहों पर रह रहे थे। हाँ, अफ्रीका, कैरेबियन, ब्रिटेन में के इस वैश्विक डायस्पोरा को नहीं भूले थे। अनुच्छेद 8 उन्हीं के लिए है। ओके। यह प्रावधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और जो विदेश में रह रहा हो, वो उस देश में भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बन सकता था। वाह, ये तो एक तरह से दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों को एक खुला निमंत्रण था कि आपकी जड़ें यहाँ हैं और इस नए भारत में आपका स्वागत है। हाँ, यह एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। यह भारत के अपने प्रवासी समुदाय के साथ गहरे रिश्ते की बुनियाद रखता है। ठीक है, तो अब तक हमने नागरिकता पाने के अलग अलग रास्ते देखे, लेकिन क्या नागरिकता खोने का भी कोई नियम था? मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? इसके लिए अनुच्छेद 9 में एक बहुत ही स्पष्ट और अटल नियम है। क्या है वो? ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब वॉलंटरली, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब भारत एकल नागरिकता के सिद्धांत को मानता है। आप एक ही समय में भारत और किसी दूसरे देश दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। बिल्कुल, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज की इस ग्लोबल दुनिया में ये एकल नागरिकता का सिद्धांत थोड़ा पुराना नहीं लगता? क्या दोहरी नागरिकता ज्यादा व्यवहारिक नहीं होती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमें 1947 के नजरिए से सोचना होगा। उस समय भारत एक नया, एक नाजुक राष्ट्र था। संविधान निर्माताओं का मानना था कि नागरिकता सिर्फ अधिकारों का एक बंडल नहीं है, ये निष्ठा और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। उन्हें लगा कि एक नए देश को बनाने के लिए नागरिकों की पूरी और अविभाजित निष्ठा की जरूरत है। समझ गई, उस समय की परिस्थितियों में ये एक जरूरी कदम था। अब एक और बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुच्छेद 5 से 9 तक के सारे नियम एक वन टाइम समाधान की तरह हैं। हाँ, बिल्कुल। जो 26 जनवरी 1950 की स्थिति को संभालने के लिए बनाए गए। लेकिन भविष्य का क्या? समय तो बदलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं पर संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखती है। वे जानते थे कि वो भविष्य की हर स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 10 और 11 बनाए। अनुच्छेद 10 कहता है कि जिन लोगों को नागरिकता मिल गई है वे नागरिक बने रहेंगे, लेकिन उनकी नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगी। और अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11 तो सीधे सीधे संसद को नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति दे देता है। चाहे वो नागरिकता देना हो, समाप्त करना हो या कोई भी और नियम बनाना हो। सही कहा। ये एक तरह से संविधान निर्माताओं द्वारा भविष्य की संसद को बैटन सौंपना था। उन्होंने कहा, हमने शुरुआती मुश्किल दौर को संभाल लिया है, अब भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया भी। इसी के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है ना? बिल्कुल, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो आज भारत में नागरिकता का मुख्य कानून है। आज कोई भी मामला अनुच्छेद 5 से 8 के तहत नहीं, बल्कि इसी 1955 के कानून के आधार पर तय होता है। स्रोत बताते हैं कि ये कानून नागरिकता हासिल करने के 5 तरीके बताता है। हाँ, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने से। इनमें से जन्म से नागरिकता वाला नियम काफी चर्चा में रहता है और समय के साथ काफी बदला भी है। क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। शुरू में 1955 के कानून के तहत भारत की धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता था। इसे जूस सोली या धरती का अधिकार कहते हैं। लेकिन फिर इसमें बदलाव आया। हाँ, 1987 में पहला बदलाव आया। तब कहा गया कि जन्म के समय माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और ये बदलाव क्यों किया गया? इसका मुख्य कारण बढ़ते अवैध प्रवासन की चिंता थी। फिर 2004 में कानून को और सख्त किया गया। अच्छा, 2004 में भी? हाँ, अब नियम यह है कि भारत में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या फिर एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। वाह, ये तो जूस सोली के सिद्धांत से हटकर जूस सैंग्विनिस यानी रक्त के अधिकार की ओर एक बड़ा झुकाव दिखाता है। बिल्कुल, अब सिर्फ भारत में पैदा हो जाना नागरिकता की गारंटी नहीं है।
ठीक है, ये पूरी चर्चा बहुत जानकारी भरी रही। अगर हम इसे प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो वो कौन सी 4-5 सबसे जरूरी बातें हैं जो किसी को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए? जरूर। अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो तो 4 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। बताइए। नागरिकता पर आज का विस्तृत और स्थायी कानून संविधान में नहीं बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 में है। संविधान के अनुच्छेद तो बस शुरुआती स्टेज सेट करते हैं। ठीक है, पहली बात 1955 का एक्ट ही असली खिलाड़ी है। दूसरी, भारत में दोहरी नागरिकता की कोई जगह नहीं है। ये अनुच्छेद 9 से साफ है। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता अपनी मर्जी से ली तो भारत की नागरिकता उसी पल खत्म। एकदम स्पष्ट। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अनुच्छेद 11। ये सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नागरिकता पर कानून बनाने की सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को देता है। राज्यों के पास इस मामले में कोई शक्ति नहीं है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 10 का काम अब लगभग खत्म हो चुका है। वे एक बार के प्रावधान थे जो 26 जनवरी 1950 की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बनाए गए थे। तो उस तारीख के बाद से सारे मामले उस तारीख के बाद से नागरिकता के सभी मामले संसद द्वारा बनाए गए 1955 के कानून से ही नियंत्रित होते हैं। वाह, आपने तो इन सभी जटिल अनुच्छेदों और कानूनों की गुत्थी ही सुलझा दी। अब यह समझना कहीं ज्यादा आसान हो गया है कि संविधान ने क्या किया और संसद आज क्या करती है। हमने ये समझा कि संविधान ने नागरिकता की नींव कैसे रखी और भविष्य की जिम्मेदारी संसद को सौंप दी। यहाँ एक विचार करने लायक सवाल ये भी है जिससे मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। कानून एक नागरिक को परिभाषित करता है, ये बताता है कि नागरिक कौन है, लेकिन नागरिकता का असल मतलब क्या है? एक नागरिक होने के अधिकार, कर्तव्य और पहचान का अर्थ समय के साथ कैसे विकसित होता है? बहुत गहरा सवाल है। और संसद अपनी इस अपार शक्ति का उपयोग समाज की बदलती जरूरतों और वैश्विक हकीकतों के अनुसार कैसे करती है? यह एक कानूनी सवाल से कहीं ज्यादा एक सामाजिक और राजनीतिक सवाल है और ये बहस